प्रो टैलेंट है, नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। हमारे इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इवेंट्स लेकर आए और उस इवेंट के साथ हम 360 डिग्री पर्सपेक्टिव दे, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू आर वेरी क्लियर। ठीक है, आपको यू से बहुत काम की चीजें छोटे से मॉड्यूल के अंदर डिटेल फॉर्मेट में मिल जाती है, तो आपको बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले 4 बड़ी महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में। 1, अ बिग प्रोटेस्ट इज हैपनिंग इन अमेरिका व्हेन सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जजमेंट आने वाला था, उसका कोई एक पार्ट, एक छोटा सा ड्राफ्ट लीक हो गया और बड़ा प्रोटेस्ट चालू हो गया। दैट इज अबाउट एबॉर्शन। ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एबॉर्शन। ठीक है, उसके रिलेटेड रूल क्या है, अमेरिका में प्रॉब्लम क्या चल रहा है, ठीक है, इंडिया का सिनेरियो क्या है, पूरे वर्ल्ड में क्या है, वो हम बात करेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट इशू कॉल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू कश्मीर में बनाया गया, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूक्रेन रशिया वॉर। ठीक है, और वहां पे एक मालडोवा के अंदर एक छोटा सा एरिया, ठीक है, जो डिस्प्यूटेड है, हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात चालू करते हैं एबॉर्शन के बारे में। दोस्तों, धर्म के मुताबिक, रिलीजियन के मुताबिक, ठीक है, एबॉर्शन जनरली लीगल नहीं माना जाता है और उसको सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप से किसी की हत्या कर रहे हो। ठीक है, सो एक आर्ग्यूमेंट ये बोलता है दैट एबॉर्शन इज killing people. Okay, abortion is killing human and thereby it should not be allowed. Okay, and जो भी let's say अगर बच्चा पैदा होता है तो भगवान की देन है। ठीक है, आप उसको कहीं ना कहीं एक से मार नहीं सकते हो। सो दोस्तों, साइंस बहुत आगे बढ़ गया है ना। साइंस मैटरनिटी के मामले में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि आज, ठीक है, अगर कोई कपल is not able to conceive a baby, they can go for IVF treatment. ठीक है, in vitro fertilization, IVF, in vitro fertilization के द्वारा सिस्टम चालू हो गई, जो आप देखते होंगे इंडिया के हर शहर में इतने सारे IVF क्लिनिक खुल चुके हैं, क्योंकि साइंस प्रोग्रेस कर गया। साइंस के द्वारा लोगों को जो बेनिफिट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, पर IVF ट्रीटमेंट के अंदर जो बड़ी बड़ी धांधलियां चलती है, जो बड़े बड़े इलीगल एक्टिविटीज चलते हैं, उसका क्या? ठीक है, तो सरकार ने उसके ऊपर भी मेहनत करी है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात है। क्या धांधलियां चलती है, क्या गलत चीजें चलती है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये हो जाता है IVF ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है, कि वहां पे पेरेंट्स, दैट इज वुड बी पेरेंट्स, हैव अ चॉइस टू मेक कि भैया वो मेल या फीमेल कौन सा एम्ब्रियो लेना चाहे। ठीक है, अब हमारे लॉ के मुताबिक तो ये क्लियर कट है कि हम ऐसा बता नहीं सकते। दैट इज डॉक्टर्स, ठीक है, दैट इज क्लिनिक, हॉस्पिटल्स कैन नॉट टेल टू द पेरेंट्स अबाउट द जेंडर ऑफ द फ्यूचर बेबी। पर क्या करे, भारत जैसे शहर, भारत जैसे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं देयर आर कोड वर्ड्स अवेलेबल, और वो कोड वर्ड्स के द्वारा लोग बता देते हैं। ठीक है, और चलो ये एक बात हो गई, एक हो गया जेंडर का सिलेक्शन। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारत में एक नेचुरल सिलेक्शन है, जो मेल फीमेल भगवान अगर चाहते हैं, नेचर अगर चाहता है तो 50-50 होता है। पर क्या करें, 1000 मेल के सामने इंडिया में 943 वुमेन है। ये जो स्क्यूड सेक्स रेशियो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ना। ये क्यों है? ये लोगों की चॉइस का मामला बन गया है। बच्चे पैदा करना चॉइस का मामला बन गया है, और यही चॉइस के लिए एंटी एबॉर्शन वाले जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उनके खिलाफ प्रो एबॉर्शन प्रोटेस्टर ये बोलते हैं दैट इट इज एबॉर्शन इज अ राइट, एबॉर्शन इज अ राइट ऑफ अ मदर, ऑफ अ फीमेल। ठीक है, और वो अगर चाहती है तो कर सकते। भारत ने भी इस विचार को लिबरल वे में समझा। हमने भी कहीं ना कहीं ये बात करी कि भाई एबॉर्शन को लीगल रखा जाए। हमने एक पर्टिकुलर वीक, नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है, काउंट करें। क्यों वो नंबर ऑफ वीक रखे, वो हम बात करेंगे उसके बारे में। बट द फाइट विच इज हैपनिंग इन अमेरिका इज अबाउट
माई बॉडी माई चॉइस वर्सेस रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, एबॉर्शन करना इज बेसिकली किसी आदमी को मार डालना जितना बुरा पाप है, इट इज अ सिन, और वो सीन नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बातें चल रही है। सो बात हुआ क्या, ठीक है, किस वजह से ये लड़ाई पहुंची, क्यों इतने सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हो गए, ठीक है। सो एक ड्राफ्ट लीक हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आने वाला है उसका ड्राफ्ट लीक हो गया, और इसकी वजह से बड़ा पॉलिटिकल माहौल क्रिएट हो गया अगेंस्ट अमेरिका के अंदर। हुआ ये दैट कोर्ट का जो डिसीजन आने वाला था ऑन एबॉर्शन लॉ, विच वाज clearly indicating the majority of justices are agreeing to overturn एक पुराना 1973 का बड़ा सा फेमस जजमेंट विच इज नोन एज रो वर्सेस वेड। रो वर्सेस वेड जजमेंट ने अमेरिका में एबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया था, उसके पहले लीगल नहीं था, ठीक है। उस जजमेंट को ओवरटर्न करने वाले ऐसा लीक डॉक्यूमेंट में आया। अब ऐसा सही में होगा या नहीं, वो तो जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में अपना ओपिनियन देगा, अपना जजमेंट देगा, तभी पता चलेगा। पर अगर हम बात करें, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के डिसीजन में ये बोला था दैट एबॉर्शन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, एबॉर्शन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये बात उन्होंने बोली थी। दोस्तों, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को जनरली से ऐसा माना जाता है उसमें कोई चीफ जस्टिस जैसा कोई होता नहीं है, ठीक है। देर इज नो पोस्ट, देर इज नो ऑफिशियल पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका सुप्रीम कोर्ट। ऑल जजेस आर इक्वल। However, it's a kind of a system, a kind of tradition जहाँ पे बोलते हैं कि भैया ये चीफ जस्टिस है। सो जॉन रॉबर्ट्स 2005 से, है ना, 2005 से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। इन्होंने भी अपनी बातें रखी, ठीक है, ओके, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। दोस्तों, इंडिया जैसे देश के अंदर, ठीक है, एबॉर्शन के रिलेटेड रूल क्या है? 20 वीक्स तक अगर एबॉर्शन कराना है, ठीक है, मतलब 20 वीक्स प्रेगनेंसी तक अगर एबॉर्शन कराना है, विच इज लीगल, ठीक है, 24 वीक्स तक भी आप जा सकते हो इन अ स्पेशल केस। आफ्टर 24 वीक्स, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज लीगल, इट इज नॉट लीगल, ओके, क्योंकि 24 वीक के अंदर कहीं ना कहीं जो फीटस है वो काफ़ी डेवलप हो जाता है, और उसको अगर हम एबॉर्शन करवाते तो हम उसको मार देते हैं, ऐसा माना जाता है। अमेरिका के अंदर, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये एबॉर्शन बैन करेंगे, ऐसी बातें चली। करीबन 24 स्टेट्स आर गोइंग टू बैन दिस एबॉर्शन सिस्टम, ठीक है। अल्बामा, एरिजोना, जॉर्जिया, ये लीडर है, ये चाहते हैं कि हम उसको बैन करना चाहते हैं। किसको बैन करना चाहते हैं? एबॉर्शन को। इंडिया में एबॉर्शन बैन नहीं है, ठीक है, विच इज गुड, ओके, फॉर फीमेल हु डजंट वांट टू हैव अ बेबी, ठीक है, अनवांटेड बेबी नहीं चाहिए, ठीक है, उसके लिए बात बराबर है, ठीक है। कहीं और नज़र से देखें तो कुछ और बातें होती है दोस्तों, ये समझे, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे एबॉर्शन लीगल है ओनली इन सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे विमेन की सिचुएशन, ठीक है, विमेन की लाइफ डेंजर में अगर आ जाती है, मतलब बच्चा पैदा करने के टाइम पे, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो गई और मदर की लाइफ को डेंजर हो सकता है, तो कंट्रीज लाइक निकारागुआ, ब्राज़ील, नाइजीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, म्यांमार, वहाँ पे वो लीगल है उतने ही पर्पस के लिए, ठीक है। देयर आर 16 कंट्रीज जो प्रोहिबिट करती है अबॉर्शन, विच इंक्लूड्स इजिप्ट, इराक, फिलीपींस, लाओस, सेनेगल, निकारागुआ, अल साल्वाडोर, होंडुरास, हेती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, पोलैंड, अल साल्वाडोर और निकारागुआ 1994 के बाद इन्होंने अपने यहाँ पे बैन करके रखा है कि भाई एबॉर्शन हमारे यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सो दोस्तों, रो वर्सेस वेड का जजमेंट क्या था? इट वॉज अ लैंडमार्क जजमेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने रूल किया था दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन। विच काइंड ऑफ राइट्स? राइट्स रिलेटेड टू लिबर्टी। शी हैज अ चॉइस टू गो फॉर एबॉर्शन और नॉट, ठीक है। उन्होंने बोला कि बहुत सारे स्टेट में जो एबॉर्शन इलीगल किया गया था, ठीक है, वो गलत है, एंड दे सेड
एबॉर्शन इज नाउ लीगल। तो 1973 से वी आर सेटिंग इन 2022, ठीक है, अभी तक उसका डिबेट चल रहा है, ठीक है, और बड़ा डिबेट है कि एबॉर्शन को लीगल रखे या ना रखे, ठीक है। सो रो वर्सेस वेड केस ने ये बड़ा जजमेंट दिया। उसके बाद 1992 में एक और फेमस केस आया विच इज कॉल्ड प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस कैसी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट को रिविजिट किया और मॉडिफाई किया था। कोर्ट ने ये रीअफर्म किया दैट वुमेन्स राइट टू चूज टू हैव एन एबॉर्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। हाउएवर उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया दैट रो का जो ट्राइमेस्टर फ्रेमवर्क था इन फेवर ऑफ फीटल वायबिलिटी। दैट मीन्स कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फीटस you can say outside womb सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, टाइम आफ्टर विच अ फीटस कैन सर्वाइव आउटसाइड द वूम, ठीक है, उस क्राइटेरिया को उन्होंने you can say ओवररूल कर दिया, ठीक है, उसको उन्होंने स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी में लगा दिया, जो इंडिया में भी ऐसा ही है। फिटल वायबिलिटी इज अराउंड 28 वीक्स, ठीक है, जो रो और वेड के जजमेंट के दौरान था, बट जब जैसे जैसे मेडिकल एडवांस होने लगे तो ये इसको 23-24 वीक पे लेकर आए गए, ठीक है, विच मीन्स इंडिया में अभी भी एक ऐसे 24 वीक की बात हो रही है विच इज 6 महीना, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के 6 महीने तक फीटस एक ऐसे वूम्ब में है, ठीक है, आप तब तक एबॉर्शन करना चाहते हो आप कर सकते हो, तब तक फीटस फुल्ली डेवलप हुआ नहीं है, बराबर है, और इस नंबर ऑफ वीक्स के बाद fetus can survive outside womb and thereby it will be considered as a human right, it's a right of that fetus, ठीक है, अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में बात हो रही है। दोस्तों ये जजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? ये जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है फॉर द फ्रीडम फॉर द लिबर्टी ऑफ अ वुमन, ठीक है, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट के अंदर ये बोला गया था कि गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर इन दी पर्सनल डिसीजंस ऑफ द पीपल, विच इज राइट। एक लेवल पे अगर आप देखें तो कितने हद तक गवर्नमेंट हमारे पर्सनल डिसीजन में घुस सकता है, ठीक है, बहुत लिमिटेड, ठीक है, ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली ये जो पूरा मुद्दा है एबॉर्शन का, इट्स मोर ऑफ पॉलिटिकल इन नेचर। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन फेवर ऑफ एबॉर्शन, बट दोज 28% of the people, ठीक है, which are against abortion, they are more active, more vocal, they are coming out and they are possibly in the right positions, so they are trying to bring such kind of law। बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगले मुद्दे पे चलते हैं, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया था, है ना, 3 मेंबर का ये डिलिमिटेशन कमीशन था, ठीक है, जिन्होंने अपना रिपोर्ट फाइनली दे दिया। नाउ दिस इज अ फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है, इसके पहले एक इंटरिम रिपोर्ट आया था, जो उन्होंने इंटरिम रिपोर्ट दिया था और फाइनल ड्राफ्ट है, दोनों रफली सेम है, कोई अंतर नहीं है, ओके, कोई अंतर नहीं है। सो द डिलिमिटेशन कमीशन हैज एडेड 6 एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, 6 एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ऐड करी। नाउ यू मे वंडर कि सर एग्जैक्टली ये है क्या, चलिए समझते हैं। दोस्तों हमें पता है कि अगर इलेक्शन होता है तो पूरे एरिया को अलग अलग भागों में तोड़ा जाता है, ठीक है, और वहाँ से लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, हम जाकर उनको वोट देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई एम फ्रॉम गुजरात, आई कैन नॉट गो एंड टेक मतलब गिव माई वोट इन यूपी, ये सर नो, कोई यूपी वाला बंदा है गुजरात में आके वोट नहीं दे सकता, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया फॉर लोकसभा इलेक्शन, हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे देश को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हम अगेन से स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करेंगे। ये डिसीजन लेगा कौन, ठीक है, कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिसाइड करेगा कौन? तो भाई देयर इज अ कमीशन विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय इलेक्शन कमीशन विच इज नोन एज डिलिमिटेशन कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? डिलिमिटेशन कमीशन, ये एस्टैब्लिश किया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन करता क्या है? वो पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर डिवाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी बनानी जाए, ठीक है, कैसे आगे बढ़ा जाए। सो पॉपुलेशन रिमेन्स अ फंडामेंटल क्राइटेरियन कि भाई पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर डिवाइड होगा,
बराबर है, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी डिसीजन होगा कि यहाँ में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड होगी, है ना। अगर स्टेट का लोकल इलेक्शन होगा तो विमेन के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व्ड होगी, ये सब बातें होगी। सो ये डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में क्यों करना पड़ा? भैया जम्मू कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी। यू मे वंडर कि सर यूनियन टेरिटरी में कोई इलेक्शन होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों। अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है। सो इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से 3 यूनियन टेरिटरीज दैट इज पौंडीचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। इन तीन में लेजिस्लेटिव असेंबली है। वहां के लोगों के लिए एक डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन को सपोर्ट करने के लिए हमने ये तरीके का सिस्टम बना के रखा है। 5 अगस्त 2019 को जब हमने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के द्वारा उसको निकालकर उसको जब यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया, 2 यूनियन टेरिटरी, वन इज लद्दाख एंड अदर इज जम्मू कश्मीर। उनमें से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली और जम्मू कश्मीर को विद लेजिस्लेटिव असेंबली का बिरुद दिया। जब हमने उसको एस्टेब्लिश किया तब से हमने ये कोशिश करी कि हम वहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन बनाएं, ठीक है, और वहाँ पे इलेक्शन करवाएं, ठीक है दोस्तों। जून 2021 में, है ना, यू कैन से ये डिलिमिटेशन कमीशन के 3 मेंबर हैं, ठीक है। दिस लेडी इज द हेड ऑफ दिस डिलिमिटेशन कमीशन। आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है, एलेट वाला तो पक्का पूछेगा। एलेट का ये शॉर्ट सवाल है, नोट किया जाए, ठीक है। आपका काम है इस लेडी का नाम बताना, क्योंकि आप ढूंढेंगे आपको जल्दी याद रहेगा। इन्होंने 7 नई सीट इंटरिम रिपोर्ट में सबमिट करी थी, बट नाउ दे सेड इट इज 6 सीट्स, ठीक है। सो डिलिमिटेशन कमीशन हमने समझा क्या है, ये सनो, ठीक है। ये कौन बताता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इसको बनाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन 2021 में बनाया गया था, जून 2021 में। आज उन्होंने 6 नई सीटों के बारे में बात करी है, ओके। सो जम्मू कश्मीर के पास करीबन 87 again से असेंबली की सीटें हैं, ओके। 87 असेंबली की सीटें, जिसमें से 37 कॉन्स्टिट्यूंसी आर इन द जम्मू रीजन एंड 46 आर इन द कश्मीर डिवीजन एंड 4 आर इन लद्दाख, ठीक है। दिस इज हाउ द सिनेरियो इज। उसके अलावा 24 सीट्स आर रिजर्व्ड एंड वेकेंट फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो ये पूरे नंबर नोट कर लीजिए। जम्मू के लिए 37, कश्मीर के लिए 46, लद्दाख के लिए 4, ठीक है, और 24 आर फॉर पीओके, ओके। जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर ने अपना स्पेशल स्टेटस लूज कर दिया, ठीक है, तो अब इनके पास नंबर क्या हो गया? 87 से नाउ दे हैव इंक्रीज्ड टू 90, okay, so they've increased to 90 number of seats. So they proposed 6 seats in Jammu province. जम्मू में इन्होंने 6 सीट बढ़ाने का बोला और 1 सीट इन्होंने कश्मीर में बढ़ाने का बोला, एंड साथ में रिजर्वेशन उन्होंने SC/ST के लिए भी बताया। इसके ऊपर बड़ा बवाल हो रहा है, पॉलिटिकल मुद्दे चलेंगे जो चलेंगे, ठीक है। आपको और मुझे करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन के हेड कौन है और उनका रिकमेंडेशन क्या है, ये आपको और मुझे पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बात हो रही है मोल्डोवा की। मोल्डोवा में एक छोटा सा रीजन है जिसका नाम है ट्रांसनिस्त्रिया। ट्रांसनिस्त्रिया इज अ स्मॉल रीजन इन मोल्डोवा, ठीक है, जो यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच में है, ठीक है, और ये ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट में घुसने वाला है। 91-92 में मोल्डोवा से ये ट्रांसनिस्त्रिया अलग तरीके से स्प्लिट हो गया था। जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया तो ये छोटे से एरिया ने सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। 2006 में एक रेफरेंडम किया गया और ये छोटे से एरिया ने बोला वी वांट टू बी पार्ट ऑफ रशिया, हमें रशिया का पार्ट बनना है। टोटल पॉपुलेशन है 4,70,000 लोगों का और टोटल 4,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। अप्रैल 25-27 2022 में ट्रांसनिस्त्रिया ऑफिशियल क्लेम वैराइटीज ऑफ द इवेंट्स। क्या क्या बोला? 1, उनके यहाँ पे उनका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वहाँ पे
एक मतलब उनका हेडक्वार्टर है तिरास्पॉल। क्या हेडक्वार्टर का नाम है? तिरास्पॉल। तिरास्पॉल इज द हेडक्वार्टर, ठीक है। ओके, सो वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है। फिर एक और वहां पे जगह है मायाक करके, है ना, मायाक करके, वहां पे भी कहीं ना कहीं रशियन आर्मी के द्वारा ब्लास्ट हुआ, ठीक है। मिलिट्री का अटैक हुआ ऑन तिरास्पॉल, बराबर है। तो ये सब अटैक हुआ, किसकी तरफ से अटैक हुआ? ये यूक्रेन की तरफ से हुआ, रशिया की तरफ से हुआ। ट्रांसनिस्ट्रिया के लोग बोलते हैं इट इज कमिंग फ्रॉम यूक्रेन, यूक्रेन इज अटैकिंग ऑन अस, ठीक है। तो ये लड़ाई है भैया, और ये लड़ाई मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। ट्रांसनिस्ट्रिया इज अ डिफेक्टो स्टेट, ठीक है। डिफेक्टो स्टेट का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट स्टेट है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मोल्डोवा, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, ठीक है। बोलता है हम अलग से स्टेट है, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। इसको कहा जाता है सोवियत यूनियन का रेमनेंट है। रेमनेंट का मतलब बची हुई कोई चीज़ है, बराबर है। सो दोस्तों, हमने बात करी 91 92 में, इसने बोला हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वहां के लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती है, एक रशिया की और एक ट्रांसनिस्ट्रिया की, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को ट्रिपल सिटीजनशिप मिलती है, माल्डोवा बोलता है कि हम आपको देंगे, बराबर है। सो दे आर जनरली गेटिंग लॉट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम रशिया, फ्री गैस मिलता है उनको, और बहुत सारी सब्सिडी इनको मिलती रहती है, ठीक है। सो ट्रांसनिस्ट्रिया आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीएम ऑफ झारखंड को बड़ी डांट लगाई, ठीक है, और उनको बुलाया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, है ना। उनको नोटिस भेजी है कि तुम एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लेके बैठे हो। 2021 में बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ही गेव हिमसेल्फ अ माइनिंग लीज, ओके। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के द्वारा, है ना, उसके जो लॉ है वो उन्होंने वायलेट करे। नाउ यू मे बी वंडरिंग सर व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बहुत सिंपल सा गणित है दोस्तों। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया कि भैया एक बंदा जो एग्जीक्यूटिव है, एक बंदा लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो हमने सीखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि भैया लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। अब आप लेजिस्लेचर हो, लोगों ने आपको इलेक्ट करके कहीं भेजा है, आप उस सत्ता का प्रयोग करके, ठीक है, अपने हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर लेना चाहोगे तो गलत होगा, ठीक है। मतलब आप बीइंग अ सीएम पोस्ट का यूज करके आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का या गवर्नमेंट के कोई रिसोर्सेज को अपने फेवर में यूज नहीं कर सकते। विच मीन्स आप अगर सीएम हो और आप अगर कोई माइनिंग की लीज पब्लिक को देना चाहते हो, आप खुद नहीं ले सकते हो ना, ठीक है। सो नेशनल जस्टिस का प्रिंसिपल बोलता है दैट नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस, सो दैट विल नॉट बी अ फेयर जस्टिस। सो हियर इन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फ्रंट, सीएम कैन नॉट होल्ड अ बिजनेस ऑफ हिज ओन, ठीक है, अपना बिजनेस थोड़ी कर सकता है, which is really not okay. So MPs and MLAs who are member of legislature, ठीक है, they are, you can say, they will hold government accountable for their own work, ठीक है, which means if they themselves hold the government offices, ठीक है, so that will be termed as office of profit, और उसके बेसिस के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटीज एंड द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर की अपनी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि वो रिस्पॉन्सिबल है टूवर्ड्स द पीपल, लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। अब वो खुद अपने हाथ में कोई बिजनेस ले ले तो ये चलेगा नहीं। ये सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दिस इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिबू सोरेन के ऊपर नोटिस भेजी है। और मेरा मानना है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लीगल रीजनिंग के ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए ग्रेट दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई एम श्योर आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मुद्दा पसंद आते हैं तो, और इस तरीके के सेशन पसंद आते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।